चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए काफ़ी लंबा क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय अलजेब्रिक मेथड, बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। यानी कि हम लोग को क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, उसके बाद किसी भी अलजेब्रिक मेथड से इसके सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। तो हिंदी में देख लीजिए, निम्न समस्याओं के में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी पहले रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और इसके हल को किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है, अगर अस्तित्व हो तो, या मतलब अगर सॉल्व हो सकता है तो, ठीक है ना। सॉल्व होने का मतलब क्या कि अगर इसका सॉल्यूशन मिल सकता है तो, ये कह रहा हूँ। अब देखिए, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1,000 rupees as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days, pay 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो इसमें क्या है ना, एक बार हम हिंदी भी पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। समझिएगा, आप समझिएगा, ये जो कहानी लिखी हुई है ना, कहानी की तरह पूरा दे दिया है, आप समझिएगा। इसमें एक बात बोला गया है कि एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में अगर हम लोग भोजन के लिए बात करें तो देखिए, मेस का जो एक है, एक तो फिक्स्ड चार्ज है, मेस का अपना एक फिक्स्ड चार्ज है, मेस ने अपना एक फिक्स्ड चार्ज लगाया है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। अच्छा, मंथली हॉस्टल चार्ज क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है ना। एक हॉस्टल है यानी छात्रावास है, उस छात्रावास का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। उसके बाद क्या कह रहा है, रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज टेकन फूड इन द मेस। बाकी के इस पर निर्भर करेंगे कि कोई छात्र जो है वो कितने दिन के लिए भोजन लिया है, इस पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब ये है कि एक आपका छात्रावास है जिसको हम लोग हॉस्टल कहते हैं, उस हॉस्टल का अपना एक फिक्स्ड चार्ज है। हॉस्टल कहता है भैया आप हमारे यहाँ आओगे, हम आपसे, मान लीजिए ऐसे मानते हैं, हॉस्टल कहता है भैया आप हमारे यहाँ आओगे, मतलब हॉस्टल में रहोगे, हम आपसे 10 रुपये लेंगे, मतलब उसको 10 रुपये लेना तय है। उसके बाद क्या कह रखा है कि जैसे बाकी क्या पैसा किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ डेज पर, ठीक है ना। यानी कि पर डे के हिसाब से आपका पैसा डिपेंड करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जितना भोजन लोगे, देखो यह है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक स्टूडेंट जो है फूड लेता है 20 दिन के लिए भोजन लेता है, ठीक है ना। सी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस, ठीक है, उसको कितना पे करना पड़ता है, 1000 रुपीज। कहने का मतलब ये है कि मतलब वो हॉस्टल चार्ज तो देगा ही देगा, और साथ में पर डे के हिसाब से जो उसका भोजन का बिल बन रहा है वो भी उसको देना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है ना। तो कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए भोजन लेके जाता है, तो पर डे के हिसाब से उसको भोजन का पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखो, जो ए है 20 दिन के लिए लेके गया, 1000 रुपये दिया। अब जबकि बी है वो क्या 26 दिन के लिए लेकर जाता है और 1180 रुपये देता है। समझ में आया ना। तो फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे हम लोग को निकालना है। कहना ये था मेरा कि एक छात्रावास है यानी एक हॉस्टल है, हॉस्टल कहता है भैया हमारे यहाँ आओगे, हम आपसे 10 रुपये ले लेंगे, ऐसा मानते हैं हम लोग,
ऐसा मान लेते हैं, कहता है कि आप हमारे यहाँ आओगे, हम आपसे 10 रुपये ले लेंगे। उसके बाद आप पूछोगे बाकी का पैसा कैसे देना पड़ेगा, तो वो बोलेगा बाकी का पैसा पर डे जैसे आप भोजन करोगे उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो देखिए, हाँ मतलब इसका एक फिक्स चार्ज है, फिर कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है, यानी पर डे के हिसाब से अलग अलग चार्ज है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे बी वाई रुपीज़। मतलब इसका जो फिक्स्ड चार्ज है उसको हम लोग मान लिया एक्स रुपीज़ है, और पर डे के हिसाब से जो उसको देना पड़ेगा फूड का चार्ज वो क्या है, वाई रुपीज़ है। ठीक है ना। तो माना नियत चार्ज, नियत व्यय x तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य वाई रुपीज़ है। कितना है, वाई रुपीज़ है। ठीक है ना, कितना है आपका, वाई रुपीज़ है। ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोला आपसे, कह रहा है कि भैया हमारे हॉस्टल में आओगे, हम 10 रुपये आपसे ले लेंगे। कहने का मतलब 10 रुपये उसको लेना ही लेना है। इसके अलावा आप पर डे के हिसाब से जो खाना खाओगे उसका एक पर डे के हिसाब से बिल बनाएगा और दोनों को मिला करके आपसे पैसे ले लेगा। कुछ बात समझ में आई? ऐसा ही कुछ चल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। तो यानी कि पर डे के हिसाब से मतलब उसका जो फिक्स चार्ज है वो तो हम लोग देंगे ही देंगे। तो फिक्स चार्ज हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए। उसके अलावा पर डे के हिसाब से उसको भोजन का बिल, मतलब भोजन का बिल देना पड़ेगा। ठीक है ना, पर डे के हिसाब से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले आप लिख सकते हो प्रथम शर्तानुसार। क्या लिख सकते हो आप, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या रखा है, जो ए है टेक्स फूड फॉर 20 डेज और कितना रुपए दे रहा है, 1000 रुपये। ठीक है ना। तो ए कितना दिन के लिए फूड ले रहा है, 20 दिन के लिए, और कितना दे रहा है, 1000 रुपये। तो देखो एक तो उसको 1 रुपये देना पड़ेगा, और इसके अलावा 20 दिन के लिए भोजन लेके जा रहा है, तो एक दिन का वाई रुपीज़ बन रहा है भोजन के लिए। 20 दिन का कितना बनेगा, 20 वाई। कितना बनेगा, 20 वाई। तो ये क्या हो गया, 20 वाई, और इसको कितना रुपया देना पड़ा उसको, 1000 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, 1000 रुपये। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20 वाई इक्वल टू 1000। एक तो ये इक्वेशन आपका बन चुका है। बात समझ में आई ना। मतलब उसको वो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, और पर डे के हिसाब से जो खाना लेकर जा रहा है उस खाने का भी पैसा देना पड़ेगा, तब जा करके जोड़ करके इसको 1000 रुपये देना पड़ा। समझ में आया कि नहीं? मतलब हॉस्टल में आप घुसे तब भी आपसे 10 रुपये ले लिया गया, फिर कह रहा भैया जिस दिन मतलब पर डे के हिसाब से जो खाना खाओगे ना उसका भी बिल बनेगा, उसको और ये 10 रुपये को जोड़ करके तब आपको पूरा देना पड़ेगा। अब बात समझ में आई क्या चल रहा है यहाँ पर? चलिए अब ध्यान समझिएगा। देखिए ये पहला समीकरण हम लोग को मिल गया, यानी पहला इक्वेशन हम लोग को मिल चुका है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो देखिए द्वितीय शर्तानुसार लिख लीजिएगा आप। क्या द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रखा है, जो बी है, बी क्या कह रहा है, बी क्या किया है टेक्स फूड फॉर 26 डेज। ठीक है ना, कितने दिन के लिए, 26 दिन के लिए। तो एक्स प्लस 26 वाई, ठीक है ना,
है ना, x तो देना ही पड़ेगा, फिर पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। तो x प्लस 26y इक्वल टू कितना हो गया 1180 रुपीज़। कितना देना पड़ा 1180 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब देखिए यानी x प्लस 26y हो गया और क्या हो गया 1180। समझ में आया इतना चीज़ें? ठीक है, अब चलिए देखिए करते क्या हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरा समीकरण हो गया। हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों समीकरण को हम लोग घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इक्वल है, यानी x का गुणांक क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखोगे आप हिंदी मीडियम वालों, क्या लिखोगे आप कि समीकरण पहले में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण पहले में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलो घटा देते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पे घटा देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो पहला समीकरण x प्लस 20y बराबर 1000। दूसरा समीकरण यानी दूसरा इक्वेशन क्या है 26 इक्वल टू 1180 हो गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये गया, है ना, ये गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 26 में से 20 गया, माइनस 6y हो गया इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 180। माइनस में 180 आएगा क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, तो कितना हो गया 180 हो गया। अब जरा ध्यान समझिए, माइनस 6y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 180 हो गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6 3 जा 18, यानी कितना हो गया 30। y इक्वल टू कितना हो गया 30। ठीक है ना, यानी कि ये 30 हो गया। अब y की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, कहाँ रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, तो रख दीजिए। तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000। समझ में आ रहा है? अब देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, x प्लस 600 इक्वल टू 1000। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 माइनस 600 कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ गया 400। ठीक है ना, कितना आ गया 400। यानी कि जो आप समझ गए ना यहाँ पर क्या है, देखिए आप लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए फिक्स चार्ज क्या हुआ 400 और चार्ज पर डे क्या हो गया 30 रुपीज़। यानी कि कह रहा था कि आप जैसे ही हॉस्टल में आओगे ना, हॉस्टल का 400 रुपये हम ले लेंगे, फिर पर डे के हिसाब से 30 रुपये हम लेंगे। मतलब अगर आप एक दिन भोजन किए उसका 30 रुपये, अगले दिन भोजन किए फिर उसका 30 रुपये, फिर अगले दिन भोजन किए उसका 30 रुपये, यानी पर डे के हिसाब से भोजन का बिल 30-30 रुपये जुड़ता जा रहा है। और ये फिक्स्ड चार्ज है, यानी कि 400 रुपये लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा भोजन करोगे तो पर डे के हिसाब से जोड़ते जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, तो ये हो गया। तो आप लिख लोगे क्या, फिक्स्ड चार्ज बिल बी 400 रुपीज एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे बिल बी 30 रुपीज। क्या लिखोगे आप, फिक्स्ड चार्ज बिल बी 400 रुपीज एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे बिल बी y रुपीज। क्या लिखो, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, लिखिएगा नियत व्यय 400 रुपये होगा और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना होगा 30 रुपये होगा। समझ में आया ना? तो ये था आपका सॉल्यूशन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक कोई फ्रैक्शन है वो 1/3 तब बनेगा जब हम लोग 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब हम लोग न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 तब बनेगा व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा। पहले फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/3। हम लोग मानते हैं ना, पहले हम लोग लेट करेंगे कि कोई फ्रैक्शन है
वो फ्रैक्शन 1/3 तब बनेगा जब उसके न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वही फ्रैक्शन 1/4 तब बनेगा जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले देख लें, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब कोई भिन्न है वो 1/3 तब होगी जब उसके अंश से 1 घटाया जाएगा, जब उसके अंश से 1 घटा देंगे। ठीक है ना, और वह 1/4 हो जाती है, वही भिन्न 1/4 तब होगी जब उसके हर में 8 जोड़ा जाएगा। तो हम लोग को वो भिन्न बताना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए हम लोग करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर let the numerator and denominator of a fraction to be x and y respectively। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, माना किसी भिन्न का अंश तथा हर क्रमशः x तथा y है। तो लिखेंगे फ्रैक्शन विल बी, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन विल बी x/y। बोलिए फ्रैक्शन क्या होगा, 1/x/y, यानी भिन्न x/y होगा। चलिए क्या कह रखा है, ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन 1/3 तब बनेगा जब इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा प्रथम शर्तानुसार। क्या क्या रखा है, ये जो फ्रैक्शन है 1/3 तब बनेगा जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर में 1, यानी कि जब हम लोग अंश में 1 घटा देंगे तो यही भिन्न क्या हो जाएगा, 1/3 बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में 1 घटाना है, यानी अंश में 1 घटाना है, तो देखो अंश x था उसमें 1 घटा दिए। ठीक है ना, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/3। तो ये हो गया इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 का, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 दोनों में मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों में, तो 3x हो गया, 3 × 3 हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। ठीक है ना, तो 3x + y है, इधर आएगा तो -y इक्वल टू क्या हो गया, 3। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया। ठीक है ना, पहला। अब देखो आगे क्या क्या रखा है, आगे क्या रखा है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन 1/4 होगा कब, जब हम लोग डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे, यानी कि यही जो भिन्न है, ये भिन्न 1/4 तब होगा जब हम लोग हर में 8 जोड़ेंगे। तो जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है ना, द्वितीय शर्तानुसार क्या क्या रखा है, जो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या ऐड करेंगे, 8। देखो डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिए। ठीक है ना, हर में क्या जोड़ेंगे, 8। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/4। तो भिन्न क्या बनेगा, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x, इसका इसमें मल्टीप्लाई y + 8। अब देखिए 4x - y इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेथड लगा करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग क्या कि y का कोफिशिएंट दोनों में क्या है, बराबर है, y का गुणांक दोनों में क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब क्या लिखोगे हिंदी मीडियम वाले कि समीकरण पहले में से समीकरण दूसरे को घटाने पर, प्रथम समीकरण में से द्वितीय समीकरण को घटाने पर, प्रथम समीकरण में से द्वितीय समीकरण को घटाने पर, ठीक है ना। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, और ये क्या 4x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 8 हो गया। देखिए ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये माइनस, देखिए कितना आएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये दोनों गए, ये कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। अब x की वैल्यू किसी एक में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें आपकी इच्छा हो। तो हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं। आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, ऐसे नहीं करना है, शॉर्ट में नहीं करना, आपको लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह 5 माइनस वाई बराबर 3, तो कितना हो गया 15 माइनस वाई बराबर 3 हो गया, ठीक है ना। ये y इधर जाएगा, ये जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन विल बी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन वाई है ना, तो x कितना है 5 अपॉन वाई, y कितना है 12, तो अतः भिन्न यहाँ लिख लीजिएगा, हेंस फ्रैक्शन विल बी 5/12, अतः भिन्न x अपॉन वाई यानी 5/12 होगी, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।